अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट है उसको हम, उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, हम उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर सीधी सी तो बात है, इसमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत क्या है, डिटर्मिनेंट तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इस बात का जवाब हम कुछ क्वेश्चंस की शक्ल दिखा के देते हैं। हमने एक डिटर्मिनेंट लिया, ये क्या ऑर्डर है, 2 3, बिल्कुल सही, 3 रोज़ 3 कॉलम। हमेशा डिटर्मिनेंट में रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे, इसलिए आप उसको एक ही फिगर में बोल सकते हैं कि ऑर्डर क्या है, 3। अगर आप कह रहे हो डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का है, तो समझने वाला अगर समझदार है तो वो समझ जाएगा कि ऑर्डर क्या है, 3 का मतलब उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने रहे होंगे, 3 रहे होंगे। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब भाई आपने कहा कि इसको सॉल्व करने में क्या है सर, बहुत आसान है, बहुत आसानी से मैं सॉल्व कर लूँगा इसको, राइट। बिल्कुल सही बात है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब थोड़ी सी ज़रा अपनी नज़रें इस क्वेश्चन पे डालिए। हाँ सर इसमें क्या है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, कितनी देर में सर, इसको हम 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे सर, इसको 10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हो ना, ये जो बड़े बड़े खाते पीते घर के जो नंबर हैं, अगर आप इनका मल्टीप्लाई और ये सारी चीज़ें करोगे तो क्या होगा, मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे। इतनी मेहनत करके आंसर लाओगे और पता चला कि फिर मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली अगर एक्सपेंड करेंगे बिना प्रॉपर्टी का यूज़ किए तो ये आपका टाइम ले सकता है और मिस्टेक हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर मिस्टेक नहीं होगी, पहली बार में सही निकाल। अच्छा, अगले की शक्ल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की दिख रही है शक्ल, दो देखो, XC1 NCR, ये राइट, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या हो गया तो इसकी वैल्यू। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 पेन तो आप सर खुजाते सॉल्व कर देंगे, अपने घिस देंगे। ठीक है, अगर हम इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो ये हमें परेशान कर सकता है, राइट। यकीन नहीं हो रहा तो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के बारे में देखो, देख लो इसकी शक्ल आराम से देखो। अब जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो आप ये एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, और जब फाइनली जब पूरा सॉल्व करके लास्ट स्टेप पे आएंगे तो पेन ज़ोर से पटक के मारेंगे कि अब नहीं हो सकता सॉल्व, क्योंकि जो ऑप्शन है वो मिल ही नहीं रहे। ठीक है ना, तो इसलिए अब हमारी बात मान लीजिए कि इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बहुत कम टाइम में सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। हम तभी इन ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताएंगे कि देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, मान रहे हैं ना आप मेरी बात को, एग्री करते हैं कि प्रॉपर्टी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग अब भी एग्री नहीं कर रहे हैं तो भाई एक बार जरा ट्राई कर लेना, जब ज़िंदगी का मज़ा आ जाए तो फिर प्रॉपर्टी पढ़ लेना। ठीक है, और जो लोग एग्री कर रहे हैं उनके साथ हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी शुरू कर लेते हैं भाई। तो इनको सॉल्व करने के लिए, इनको जल्दी से सॉल्व करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का। बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत आसान सी। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट की बात करेंगे, प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है, देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। The value of a determinant remains unchanged if the rows and columns are interchanged। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना दें या कॉलम को रोज़ बना दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टेक्स्ट फॉर्म में थोड़ा सा कम समझ में आया, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल चश्मे से देखते हैं। भाई ये डी हो गया, आपको जानते हो कैसे आया है, 3 इक्वेशन रही होंगी। ये फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं, ये सेकंड के हैं, ये थर्ड के हैं। तो अब आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि आया कैसे होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके जो रो है A1 B1 C1, इसको ऐसे ना लिख के A1 B1 C1 कॉलम के फॉर्म में लिख रहे हैं। ऐसे दूसरे वाले को कॉलम के फॉर्म में, तीसरे वाले को कॉलम के फॉर्म में लिख रहे हैं, तीसरी रो को। तो इसकी जो नई शक्ल बनेगी वो कैसी बनेगी भाई,
वो ऐसी बन जाएगी। देखिए जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम हो गया, जो सेकंड था वो सेकंड कॉलम हो गया, जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम हो गया। शक्ल बदली है तो नाम भी बदल दिया थोड़ी देर के लिए, नाम क्या कर दिया, डी डैश कर दिया कि भाई हमने इसके शक्ल बदल दी, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड रहोगे किस चीज़ को लेकर के, कि जो डी की वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी, डी डैश के बराबर है। अगर हम रो को कॉलम में बदल देते हैं तो मैट्रिक्स में पढ़ा था, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। तो हमने क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दिया। भाई डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दिया, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। लेकिन आपने पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट को तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व करो, वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। तो क्या फ़र्क पड़ा। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हो गई कि ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर भी हमें वही वैल्यू मिलती है जो बिना ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के मिलेगी। क्लियर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने किसी डिटर्मिनेंट की सारी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कंक्लूज़न क्या है कि डी डैश की वैल्यू डी के बराबर होगी, ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। शक बहुत करते हो यार, कुछ लोग देखो पीछे शक कर रहे हैं कि सर किसी क्वेश्चन से समझाइए, प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है भाई, चलो प्रूफ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया भाई। एक क्वेश्चन है आपका, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 125, ठीक है। और आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन जो है इसमें हम उस प्रॉपर्टी का प्रूफ कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। शुरू करते हैं। ये इसके ऑप्शंस हुए। देखिए ये जो गिवन है हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख लेते हैं। हम इससे स्टार्ट करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, इसके सारे रोज़ को कॉलम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, हमें क्यों ऐसा फील आ रहा है, सपना आ रहा है, अभी इसको समझेंगे। अभी पहला काम क्या कर रहे हैं, इसके सारे रोज़ को हम कॉलम बना रहे हैं। तो जब हमने इसके रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, चेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम्स, तो इसकी जो शक्ल है वो ऐसी हो गई। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक। अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक चीज़ पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। मैं इस बात को आपको डिस्कस करा देता हूँ, नहीं तो ये आपको परेशान करेगा। देखिए इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लग रही है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अगर हम 2, 3, -1, 0, 1, 6, 5, 1 और 0, सपोज़ ये मैट्रिक्स है और 2, 0, 5, 3, 1, 1, -1, 6, 0 और इन्हीं एलिमेंट के साथ सपोज़ ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, हम इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है कि इसका हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैट्रिक्स को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर एलिमेंट उस पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का रूल है। इसकी रिवर्स की बात करें, अगर मुझे मैट्रिक्स से कॉमन लेना है तो ये तभी पॉसिबल है जब मैं सारे एलिमेंट में से कॉमन लूँ। तो अगर मैं सारे एलिमेंट में मुझे दिख रहा है k कॉमन है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन अगर किसी भी एक एलिमेंट में k नहीं है तो मैं कॉमन नहीं ले सकता। ये मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है। अब इसी चीज़ को डिटर्मिनेंट में हम लोग समझ रहे हैं। ये वही डिटर्मिनेंट है। हम इस डिटर्मिनेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का रूल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या है कि हम
डिटर्मिनेंट को अगर रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम एक बार में केवल एक ही रो को मल्टीप्लाई करेंगे। हम एक बार में केवल एक ही रो को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज़ करिए यहाँ पे k का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी k का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी k का मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे एलिमेंट में k का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम जो k है वो कॉमन लेना चाहते हैं। मैट्रिक्स में क्या फैसिलिटी थी कि आप सीधा सीधा एक साथ कॉमन ले सकते हो, यहाँ नहीं। यहाँ पे क्या है कि अगर आप सिर्फ एक रो से कॉमन लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक रो से कॉमन ले लीजिए। तो आपने फर्स्ट रो से k कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट रो आपकी अब किस तरीके से रही, 2, 3 और -1, और बाकी सब में आपका k मौजूद है। एक बार में केवल एक ही रो या एक ही कॉलम से कॉमन लेते हैं। अब हम रो से कॉमन ले रहे हैं तो हमने कहा कि हम सेकंड रो से भी k कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक अलग से k लिखना पड़ेगा। और अब आपने सेकंड रो से k कॉमन ले लिया। अब आप कह रहे हैं हम थर्ड रो से भी k कॉमन लेना चाहते हैं, तो एक k आपको अलग से लिखना पड़ेगा और आप थर्ड रो से भी कॉमन ले पाओगे। ये बात समझ आ रही है? तो मैट्रिक्स में हम एक साथ कॉमन ले सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में हमें अलग अलग रो या अलग अलग कॉलम से कॉमन लेना होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पे होगा, इसलिए हमने ये बताया। क्लियर है? हर रो से हम चाहते हैं केवल एक बार में कि एक ही रो से कॉमन लेना चाहते हैं, दो से कॉमन लेना ही नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं। हम केवल कॉमन से कॉलम से कॉमन लेना चाहते हैं, हम केवल फर्स्ट कॉलम से कॉमन लेना चाहते हैं, ना सेकंड से ना थर्ड से, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उम्मीद है कि ये क्लियर होगा आपको। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर जो थर्ड रो है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसको? इसको। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप 3 से क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे डिटर्मिनेंट को, उसको बैलेंस करने के लिए। तो क्लियर है? ये अभी प्रॉपर्टी भी आगे चल करके हम इसको प्रॉपर्टी में भी समझेंगे। तो हमने क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया रो 3 को। अब मल्टीप्लाई किया है, क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो मुझे बाहर डिवाइड भी दिखाना पड़ेगा। मतलब मुझे बाहर जो दिखाना पड़ेगा वो क्या दिखाना पड़ेगा, 1/3। इसको ऐसे समझिए, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो 3 से 3 कट जाएगा और कॉमन लेके वापस ये यही हो जाएगा। यही तो होता है कि हम कोई ऐसा स्टेप फॉलो करें जिससे कि हम रिवर्स भी आ सके। तो क्लियर है कि अगर मैं 3 यहाँ से कॉमन लूँगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्लियर है कि जब हम किसी रो को या किसी कॉलम को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बाहर पूरे डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड करके भी लिखते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा, राइट। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं डियर कि हम ये वाला जो आपका है जिसकी वैल्यू 125 है, यहाँ पर ये क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे गौर किया कि यहाँ पर ABC आ रहा है और यहाँ पे 3A 3B 3C आ रहा है। तो उसके जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने इससे 3, इस कॉलम से 3 कॉमन ले लिया। और हमने भी बताया था एक कॉलम से लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप। तो आपने यहाँ से जो 3 है वो कॉमन ले लिया। कॉमन लेके उसकी शक्ल क्या हो गई, कॉमन लेकर के देखिए ABC बन गया। ये बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पर इसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे ये क्रिएट होगा इसकी वैल्यू लगा देंगे 125 और आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। थर्ड कॉलम आपको दिख ही रहा है, एज इट इज़ आ रहा है। सेकंड में गड़बड़ है, सेकंड नहीं आ रहा, सेकंड को गौर करिए, सेकंड कॉलम है वो गड़बड़ कर रहा है। तो अगर मैं इसके सेकंड कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वह आ जाएगा। लेकिन अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे बाहर 1/5 भी लिखना पड़ेगा भाई। ये तो अब क्लियर हो चुका है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/3 पहले लिखना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/5 पहले लिखना पड़ेगा। इनका तो काम तमाम हो गया। तो आपने गौर किया कि इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और बाहर आपने ये मार्क कर दिया, हंगामा ना हो कि भाई देखो बैलेंस कर दिया मैंने, 1/5 बाहर लिख दिया।
और ये 5 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप गौर करिए, ए बी सी 5x 10y 15z p 5 15 हो गया हमारा काम। तो जब हमने कॉलम को रो से इंटरचेंज किया था, आप पहले देखिए शुरुआत में जो आपको वैल्यू दे रखी थी उसमें ए बी सी किस में आ रहे थे, रो में आ रहे थे, लेकिन जो गिवन है उसमें ए बी सी किस में आ रहे थे, कॉलम में। इसलिए हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया था, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लगा देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 125। कट्टम काट मचेगा, गदर होगा, और गदर होकर के क्या मिलेगा 25, और 25 ऑप्शन देखिए और फटाफट यहाँ पे टिक मार दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर है ना, घबराहट तो नहीं हो रही, सर भारी भारी, क्लियर है, इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते, जो रोज़ हैं और जो कॉलम है उनको इंटरचेंज नहीं करते, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता था, बहुत टफ हो सकता था इसका आंसर निकाल पाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है डियर, सेकंड प्रॉपर्टी है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। दोबारा सुनिए, पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ एनी टू रोज, वहाँ पे सारे रोज कॉलम थे, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3 का या उससे ज़्यादा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इन साइन ओनली। अगर चेंज करने से पहले उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी तो चेंज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और अगर बिफोर चेंज उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो आफ्टर चेंज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, नहीं आया, समझिए। एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लिया, कोई भी 2 रो हमने चूज़ कर लिया और उनके हमने एलिमेंट को हमने इंटरचेंज कर लिया। याद रखना, रो से चेंज होगा, कॉलम से चेंज होगा, रो कॉलम से चेंज नहीं होगा। यहाँ पे रो को रो के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, कॉलम को कॉलम के साथ। तो आपने R1 को R2 के साथ एक्सचेंज कर दिया, जो R1 है इसकी जगह पे R2 आ गया और R2 की जगह पे R1 आ गया। तो नया जो डिटर्मिनेंट है वो दिखने में कैसा लगेगा, ऐसा कुछ बदला है, इसलिए मैंने D डैश कह दिया। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है जब आप D डैश को सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो -D आएगा, मतलब जो D की वैल्यू है उसका नेगेटिव है। अब हम इतनी जल्दी कहाँ मानते हैं, हमें तो डेमो चाहिए, डेमोस्ट्रेशन चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए। चलिए आ जाइए, एक एग्जांपल ले लिया भाई, ये डिटर्मिनेंट है जो हमने सॉल्व किया था, राइट। इसको एक्सपेंड कर रहे हैं R1 की मदद से, ये वाला सॉल्व नहीं किया था, दूसरा किया था। इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 से। अब आपको बहुत अच्छे से पता है रो 1 से कर रहे हैं तो इससे पहले प्लस आएगा, राइट, ये सब कुछ छूट जाएगा, 3 × 6 18 और ये 0। तो अब हम इसमें टाइम नहीं लगा रहे हैं, आपको आता है। 1 के बाद 2 आएगा, पहला प्लस है तो फिर नेगेटिव आएगा, फिर प्लस आएगा, 1 आएगा और उसके साथ की ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है भाई, कितनी आ रही है, ये प्रकट हो गई, इसकी वैल्यू आ रही है 22। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 22 आ रही है, राइट। अब क्या करना है, खुरापात करनी है, जो अभी सीखा था कि कोई भी 2 रो आपस में या कोई भी 2 कॉलम हमने एक्सचेंज कर दिए। तो हमने R1 को R3 से कर दिया, क्योंकि इससे पहले R2 करा था, राइट। तो हमने कुछ नया पंगा ले लिया, R1 को R3 से एक्सचेंज कर दिया। तो जब हमने R1 को R3 से एक्सचेंज किया तो जो R3 है वो R1 पे चला गया और R1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। R1 रो 1 का यूज़ करके इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको क्लियर है, सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, कान को थोड़ा सा नज़दीक लाइए। आपने गौर किया कि इस रो के अंदर एक एलिमेंट 0 था, तो देखिए कैलकुलेशन बची हमारी, फटाक से 0 लिख दिया। और आपको पता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकालो सेम आती है। तो इसका मतलब अगर हमें कहीं 0 दिख रहा है,
चाहे वो किसी रो में है चाहे वो किसी कॉलम में है, तो हम क्या एडवाइस करेंगे आपको कि आपको उसी रो या उसी कॉलम से एक्सपेंड करना है आंसर को जल्दी निकालने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने इससे सॉल्व किया, तो इससे सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, -22। आप सॉल्व करके देखिएगा तो क्लियर है। आपने देखा कि अगर हमने एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज किया तो जो वैल्यू है विदाउट इंटरचेंजिंग जो रिज़ल्ट आ रहा था उससे डिफरेंट साइन में आएगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो ये यहाँ पे क्या आता, पॉजिटिव आता। तो क्लियर है सेकंड प्रॉपर्टी। अगर हम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट तो सेम रहेगा लेकिन उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले माइनस आ रहा है तो इंटरचेंज करने के बाद प्लस हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड है इफ़ अ डिटर्मिनेंट हैज़ एनी टू रोज़। जो प्रॉपर्टी रो में अप्लाई होती हैं वो कॉलम में भी अप्लाई होती हैं, इसलिए रोज़ के साथ हम यहाँ कॉलम लिखते हैं। तो इफ़ अ डिटर्मिनेंट हैज़ एनी टू रोज़ और कॉलम्स आइडेंटिकल, अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल मतलब अगर सेम हैं, कोई भी दो रो के सारे एलिमेंट सेम हैं या कोई भी दो कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हैं, तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, ज़ीरो होती है। दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, सीधे ज़ीरो लिख देना है। ठीक है, मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट है हमारा कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पे आप देखिए R1 और R2 यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। R1 R2 सेम है तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि बिना कुछ दिमाग खर्च करे इसकी वैल्यू को क्या लिख दीजिए, ज़ीरो लिख दीजिए। फिर शक हो रहा है, इधर क्वेश्चन से समझाइए। चलो भाई साहब आ जाओ, क्वेश्चन से समझ लो। आँखों को थोड़ा फैलाइए। R2 और R2 रो 2 और रो 3 यहाँ पर एक जैसे हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया R1 की हेल्प से। तो जब आपने R1 की हेल्प से किया तो 1 लिया, ये आया, फिर -2 लिया, ये आया, फिर +1 लिया, ये आया। सॉरी, तो जब सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गया, 0। बोलो क्लियर है, वैल्यू क्या आ गया, 0। यही हम कह रहे थे कि ये भी कुछ नहीं करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है आपको। बिल्कुल एकेडमिक में, कंपटीशन में सब कुछ अलाउड है, प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाइए। तो क्लियर है, इसका वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। कहा ना, रो के लिए जो एप्लीकेबल है वो कॉलम के लिए भी है। तो इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई द सेम नंबर। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के सारे रो, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई द सेम नंबर, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाई दैट नंबर। जो हमने सबसे पहले आपको समझाया था, राइट, वही ये चीज़ है कि अगर आप किसी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी एक सेम वैल्यू से, तो आपको पूरे डिटर्मिनेंट को भी क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये देखिए, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है। अब मैंने क्या करा कि इस रो को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इस कॉलम को, इस रो को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे गौर करिए, ये वाला जो रो था, ये सारे एलिमेंट m से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये सारे एलिमेंट n से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा। अगर मैं इस m को कॉमन ले लूँ और n को कॉमन ले लूँ तो क्लियर है कि ये वही वैल्यू आने वाली है, वही वैल्यू आने वाली है ना। तो अगर मेरे को दिख रहा है कि ये हमारा m से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, m इंटू n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो m इंटू n इंटू डी, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, पता है,
मानोगे थोड़े जब तक एक एग्जाम्पल नहीं ले लेंगे। चलिए आ जाइए। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। 22 आया था इसका रिजल्ट। खुरापात करते हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्या कर रहे हैं कि जो R3 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो R3 है, ये जो थर्ड रो है, इसके सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके एक नया डिटर्मिनेंट बना लिया। एक नया ही बना लिया हमने, कहा एक नया डिटर्मिनेंट आ गया। तो क्लियर है कि हमने हर एलिमेंट को इसके को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इसकी जो वैल्यू है वो जब आप सॉल्व करोगे तो जो पुरानी वैल्यू है उसके 2 टाइम्स आएगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब इसका जो आंसर है वो 44 आना चाहिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये होल वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके ही आएगी। देखते हैं। इस बार मैंने आपको भी समझाया था, जिसमें 0 दिख रहा है पकड़ लीजिए उसको, उसी से एक्सपेंड करना है क्योंकि शॉर्ट होगा। तो R3 में 0 दिख रहा है, R3 से एक्सपेंड कर दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कॉलम 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने R3 से सॉल्व किया, आपको क्लियर है 0 है, बहुत जल्दी से सॉल्व होने वाला है। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको यकीन नहीं होगा कि प्रॉपर्टी ट्रू होने जा रही है, और ये आंसर जो है कितना आ गया 44। मतलब D डैश का जो वैल्यू है वो ट्वाइस D आ गया, ये प्रूफ हो गया। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये आपका यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन हमने लिया। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू x के बराबर दे रखा है, देन इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका वैल्यू दे रखा है x के बराबर, इसका वैल्यू अभी सीखा था। जो दे रखा है उसको होल्ड पे लगाइए, इसको इसके जैसा बनाते हैं। यहाँ पे ADJ ADG सही आ रहा है, तो रो को इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है कॉलम में। शुरू करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को सपोज D डैश कंसीडर कर लिया। अब हम यहाँ पे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। हमने डिटर्मिनेंट है, हमें दिख रहा है फर्स्ट रो में क्या कॉमन है 2, तो हमने फर्स्ट रो से क्या कॉमन ले लिया 2 कॉमन ले लिया। सेकंड रो में 3 कॉमन है, तो सेकंड रो से हमने 3 कॉमन ले लिया। थर्ड रो में 4 कॉमन है, तो थर्ड रो से हमने 4 कॉमन ले लिया। क्लियर है। तो ये कॉमन लेकर लेने के बाद जो कॉमन है वो बाहर आ जाएंगे और ये हमारा ये बन जाएगा। अब देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हुआ भाई। यही तो आपका क्या दे रखा था x था, तो बस आपने इसकी जगह पे x लगा दिया और आपका आंसर आ गया 24x। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से आपके ये फ़ायदे होते हैं। अदरवाइज़ एक्सपेंड करके सोचते कि ये कहीं आएगा, समझ रहे हो ना, तो भेज आउट हो जाता। तो इसलिए प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है। दिमाग भारी भारी तो नहीं हो रहा? भारी भारी नहीं रखना है भाई। ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम में हार नहीं माननी है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो अब हमें इसका आंसर निकालना है, इसका हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे भी कुछ कॉमन देखिए, गौर करिए। फर्स्ट रो में A कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में गौर करो B कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में C कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेने के बाद ये क्या बच जाता है, ये बच जाता है। हो गया सॉल्व भाई। इसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ी आएगी। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से इनके आंसर्स निकाल सकते हैं, राइट। अब आपने गौर किया कि भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है भाई साहब। यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे गौर करो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर ये वाला रो और ये वाला रो दोनों क्या आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं। क्या कहती है प्रॉपर्टी, अबे सॉल्व नहीं करना है, चुपचाप 0 लिख। तो आपको क्या लिखना है 0 और मल्टीप्लाई बाई दैट आंसर क्या आना है 0 आना, ठीक है। ये खतरनाक सा वैल्यू दिखा करके डराया था, लेकिन देखिए बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर लिए। तो हमने पहले कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो डिटर्मिनेंट बना उसमें हमने गौर किया
कि दो जो रो हैं R1 और R2 वो आइडेंटिकल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसलिए इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है भाई, तो ये डिटर्मिनेंट की यहाँ तक 4th प्रॉपर्टी तक हमने यहाँ पे कवर करी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कमेंट करके हमें ये बताना है, ये हमें सजेस्ट करना है कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छा लगे और आसानी से आप इसे समझ पाएँ। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी से आप रिवाइज़ करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।